Good morning, class. I am Miss Aina from Premchand Memorial Public School, and today we are going to do the chapter number 3, the Delhi Sultanate. And this is the chapter from your history section. So, now let's get started. So, it started with Qutbuddin Aibak. After winning over the Ajmer Varanasi in Delhi, he led the foundation of Delhi Sultanate. Sultanate means a country ruled by a sultan, and it's an Arabic word that means a king or a ruler. So the period of the Delhi Sultanate is from 1206 CE to 1489 CE. And during this time, five different dynasties rose to power, and the Delhi Sultans built many cities around the areas of Indraprastha of Mahabharat fame. Right? So many dynasties ruled over Delhi before the arrivals of the Mughal. Before studying anything, we should know the source of the information. So the source of the information about Delhi Sultanate is the Moroccan scholars and traveler, for an example Ibn Battuta, Marco Polo and Nikita Afnasu. And there are some literary works or the histories or tawarikh written in Persian, and this is the language of administration under the Delhi Sultans. So various travelogues provide confirmation of the certain events, and there are many inscriptions on coins and works on art and architecture that speak about the talent, skills and preference of the sultans and provide the information on the same. This dynasty started with Qutbuddin Aibak, and the dynasty is known as the Slave Dynasty, and the tenure is 1206 to 1219. So the Qutbuddin Aibak was a general of Muhammad Ghori. Muhammad Ghori has conquered most of the territories of India, and after his death, Qutbuddin Aibak became the ruler of independent territories. Now Qutbuddin Aibak was a very kind-hearted man. That's why he was given a name of Lakh Baksh, that means the giver of lakhs. He started building Qutub Minar, and he has already built Quwwatul Islam Mosque in Delhi. Now let's deal with this topic in Hindi. तो जो कुतुबुद्दीन ऐबक थे, उन्होंने अजमेर, वाराणसी, दिल्ली ये सब संभाला, और इसी को संभालने के साथ उन्होंने दिल्ली सल्तनत की बुनियाद को रखा. तो इसमें क्या हुआ कि सल्तनत एक टर्म है, अरबिक टर्म है, यानी कि अरब देश से आया है, जिसका मतलब होता है सुल्तान. सुल्तान मतलब राजा या रूलर. तो जो पूरी ये डायनेस्टी है दिल्ली सल्तनत, ये 1206 CE से लेकर 1489 CE तक चली, और इनके अंडर 5 अलग अलग डायनेस्टीज़ ने पावर को हासिल किया. अब क्या हुआ, जो दिल्ली सल्तनत के जितने भी सुल्तान्स थे, उन सभी ने बहुत ही सुंदर सुंदर आर्किटेक्चर्स और सिटीज़ बनाए, और मुग़लों से पहले बहुत सारी डायनेस्टीज़ ने दिल्ली पर शासन किया था. ठीक है. अब क्या क्या सोर्सेज हैं हमारे पास इस इन्फॉर्मेशन के, तो किसी भी चीज़ को गहराई से जानने के लिए उसकी इन्फॉर्मेशन का सोर्स एकदम करेक्ट होना चाहिए. तो ये जो भी हम इन्फॉर्मेशन पढ़ेंगे, इसमें इसके जो सोर्स हैं वो हैं जो मोरक्को के स्कॉलर्स थे ना, मोरक्कन जो स्कॉलर्स और ट्रैवलर्स थे, तो उनमें जो फेमस थे इब्न बतूता, मार्को पोलो और निकिता अफनासो. ये सभी के जो काम हैं, इन सभी के जो डेटा इकट्ठा किया गया है, वही इस चैप्टर की इन्फॉर्मेशन का सोर्स है. और बहुत सारी जो डॉक्यूमेंट्स हैं, बहुत सारी लिटरल यानी कि लिखे हुए जो कागज़ात हैं जो कि हिस्ट्री पे हैं और पर्शियन लैंग्वेज में लिखे हुए हैं, जिसका नाम है तारिख. तो ये जो लैंग्वेजेस हैं जो भी दिल्ली सुल्तान्स के अंडर में नोट की जाती थी, ये सारे हैं इस चैप्टर के इन्फॉर्मेशन के सोर्स. और बहुत सारे ट्रेवलॉग्स, जैसे कौन सा सुल्तान कहाँ जाते थे, किस टाइम जाते थे, तो उन सब चीज़ों से भी उनके बारे में बहुत कुछ जानने को मिलता था. तो इन सारी चीज़ों का जो निचोड़ है वो इस चैप्टर की जो बेसिस है, यानी कि इस चैप्टर का आधार है. अब जो शुरुआत हुई थी इसकी, वो स्लेव डायनेस्टी से शुरुआत हुई थी. 1206 से 1290 तक स्लेव डायनेस्टी चली. स्लेव डायनेस्टी के जो सुल्तान थे वो थे कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि मोहम्मद घौरी के जनरल थे. अब मोहम्मद घौरी की डेथ के बाद ना, कुतुबुद्दीन के हाथ में ही सारी जो जितने भी मोहम्मद घौरी ने हिंद के राज्यों को फ़तह किया था, उनकी बागडोर सारी कुतुबुद्दीन ऐबक के हाथों में आ गई थी. और ये बहुत ही नर्मदिल इंसान थे, और इनकी काइंडनेस की वजह से इनको एक टाइटल मिला था लाख बख्श, जिसका मतलब होता है लाखों लुटाने वाला या लाखों देने वाला. और इन्होंने कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद है जो कि दिल्ली में है, उसका निर्माण कराया था, और इन्हीं के टाइम पे कुतुब मीनार का निर्माण शुरू हो चुका था. नेक्स्ट इज
So under the Delhi Sultanates there are 5 dynasties: the slave dynasty, Khilji dynasty, Tughlaq dynasty, Sayyid dynasty and Lodi dynasty. So we have already started with the slave dynasty. So the first ruler of the slave dynasty was Qutbuddin Aibak, and the second ruler was Iltutmish. So his tenure was 1211 to 1236, right? So Qutbuddin Aibak was succeeded by Iltutmish, and Iltutmish was a very capable ruler, and he has won, or he has conquered the Bengal, and he has extended his empire up to the Bengal in the northwest, and he has also completed the Qutub Minar. Iltutmish has very many sons, but he considered none of them worthy of the throne, so he decided to place Razia over the throne so that she could succeed it. But the nobles were unhappy because Razia was a woman, and no woman could rule them. That's what the nobles think of that time think of. So after the death of Iltutmish, they placed Ruknuddin Firoz Shah, a son of Iltutmish, on his throne. But what happens, he failed to manage anything, and that's why within months Razia deposed them. Right now, Razia Sultan. So the tenure of Razia Sultan ruling is quite short, that is only 4 years, and this is why, because the Razia's reign was full of problems, as the nobles of her own kingdom opposed her, and she tried to reduce their power and started taking many major decisions. So this sort of irritated the nobles. So in 1240 only she was deposed out of the throne, and she died soon afterwards. But after the death of Razia, there were many kings that came to the throne, but none of them were able to rule the throne. So Nasruddin Muhammad ruled for a long time, that is from 1246 to 1266, but none of the rulers were efficient, so as a result could not provide the stability to the empire, and all these kings were mere puppets in the hands of powerful nobles. Now the reign was handed to Ghiyasuddin Balban, and he rules from 1266 to 1286. Balban is one of the most efficient and powerful ruler of this dynasty. He reorganized the army, and as a result he could fight the local rulers and defeated him, and he also extended his empire till the northwestern borders, and that too against the Mongol raids, and Mongols were considered very powerful people at that time. So Balban made few changes, and one of them were that Balban made the Sultan's position supreme, and he introduced two Persian concepts, and that is the sajda, that is prostration before the Sultan, and pivos, that is kissing the feet of the Sultan. But the Orthodox Muslims opposed it, because they felt that a human should bow only before the god and not before any of the other humans, and as a result Balban died in 1287 CE, but his successor were not so powerful and not so capable. As a result, he was taken over by Jalaluddin Khilji. This Khilji dynasty came into the power. So let's take these topics in Hindi. So जो दिल्ली सल्तनत थी, वो उसका जो पूरा टेन्योर था वो 5 शासकों या फिर 5 डायनेस्टीज़ के अंडर आता था. पहला स्लेव डायनेस्टी, दूसरी खिलजी डायनेस्टी, तीसरी तुगलक डायनेस्टी, फिर सैयद डायनेस्टी, फिर लोधी डायनेस्टी. तो हमने अभी स्लेव डायनेस्टी शुरू की, तो जिसके पहले रूलर थे कुतुबुद्दीन ऐबक. अब जो उनकी दूसरी रूलर है वो है इल्तुतमिश. उनका जो रेन था वो था 1211 से लेके 1236 तक. तो इल्तुतमिश बहुत ही लायक, बहुत ही काबिल रूलर थे, और उन्होंने बहुत सारे सल्तनत में चेंजेस किए, बहुत सारे सिस्टम्स में चेंजेस किए, और उन्होंने सल्तनत को आगे बढ़ाया. सल्तनत को नॉर्थ वेस्टर्न रीजन तक एक्सटेंड कर दिया, यहाँ तक कि उन्होंने बंगाल पे भी दिल्ली सल्तनत का शासन कायम कर दिया. और कुतुब मीनार, जो कि उनके पिता अधूरा छोड़ के गए थे, उसको भी उन्होंने कंप्लीट करा दिया. तो इल्तुतमिश के बहुत सारे बेटे थे, लेकिन उनको लगता था कि उनका कोई भी बेटा इस लायक नहीं था कि उसको शासन या फिर उसको राजगद्दी सौंप दी जाए. तो उन्होंने ये डिसीजन लिया कि उनकी जो बेटी हैं, जिनका नाम था रज़िया सुल्तान, उनको हम राज्य सौंपेंगे. लेकिन जो नोबल्स थे, जो कि कोर्ट में, दरबार में बैठे हुए जो बड़े बड़े लोग थे, जिनकी राय से डिसीजन होते थे, उन्होंने इसके खिलाफत दर्शाई. क्यों? क्योंकि उनका मानना ये था कि कोई भी औरत हम पे राज या हम पे शासन नहीं कर सकती. तो इल्तुतमिश की डेथ के बाद जितने भी नॉवेल्स थे, उन्होंने क्या किया, रुकनुद्दीन फ़िरोज़ शाह, जो कि इल्तुतमिश के एक बेटे थे, उनको राजगद्दी पर स्थापित कर दिया. लेकिन वो इस काबिल नहीं थे, तो वो कुछ भी मैनेज नहीं कर पाए, और एज अ रिज़ल्ट रज़िया सुल्तान ने उनको डिपोज़ कर दिया, यानी कि उनको राजगद्दी से हटा दिया, और उन्होंने खुद शासन किया. अब आता है रज़िया सुल्ताना का टेन्योर, जो कि है 1236 से 1240, यानी कि उन्होंने सिर्फ 4 साल अपनी ज़िंदगी के ये रूल किया.
दिल्ली सल्तनत पर, दिल्ली के तख्त पर उन्होंने शासन किया। तो रज़िया सुल्तान के अगेंस्ट थे, जो भी उनके नॉबल्स थे, उनके दरबार के जो लोग थे वो उनके अगेंस्ट थे। तो वो क्यों अगेंस्ट थे? क्योंकि रज़िया सुल्तान ने उनसे बिना पूछे बहुत सारे डिसीजंस लिए और उनके हाथ से एक तरह से पावर छीन ली। तो इसलिए उनको इस चीज़ का बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा और इसलिए उन्होंने रज़िया सुल्तान के ख़िलाफ़ खिलाफत दर्शाई और इसी की वजह से 1240 में रज़िया सुल्तान ने डिपोज़ कर दिया और उनको राजगद्दी से हटाने के कुछ टाइम बाद ही उनको मार दिया गया। लेकिन रज़िया सुल्ताना की डेथ के बाद से लेके जितने भी बहुत सारे शासक आए दिल्ली सल्तनत पर राज करने के लिए, लेकिन कोई भी इस काबिल नहीं था कि वो दिल्ली सल्तनत के तख्त को संभाल पाए। तो इसीलिए जितने भी शासक आए वो सब को हटाते चले गए, यानी कि एक आया रूलर, फिर दूसरे ने उसको हटा दिया, फिर दूसरे आए तो तीसरे ने उसको हटा दिया। ऐसा कब तक चला? जब तक कि नसरुद्दीन मोहम्मद, जो कि एक रूलर थे, वो भी बहुत टाइम तक उन्होंने रूल किया, दैट इज़ 1246 से लेके 1266 तक। फिर इतने पर उनके राज्य में भी वो स्टेबिलिटी यानी कि स्थिरता नहीं ला पाए, क्योंकि इतने ज़्यादा मसले थे इस राज्य में। ठीक है, फिर इसके बाद फाइनली एक रूलर आए घियासुद्दीन बलबन, जिनको हम प्यार से बलबन भी बोलते हैं। उस वक्त उधर के लोग प्यार से बलबन बोलते थे। अब तक के सबसे ज़्यादा जो ताकतवर शासक माने गए थे दिल्ली सल्तनत के, यानी कि पूरी स्लेव डायनेस्टी के, वो घियासुद्दीन बलबन थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने बहुत सारे चेंजेस किए। उन्होंने है ना आर्मी को स्ट्रेंथ प्रोवाइड की, जिसकी वजह से वो लोकल रूलर्स जो थे उनसे लड़ पाए और उनको हरा दिया। और उन्होंने नॉर्थ वेस्टर्न बॉर्डर तक दिल्ली सल्तनत को फैलाया और उन्होंने मंगोल रेड्स के अगेंस्ट खिलाफत दर्शाई। और मंगोल रेड्स बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक और पावरफुल लोग माने जाते थे उस वक्त के। लेकिन बलबन ने तीन रूल्स ऐसे बनाए जिसके अगेंस्ट जो थी वो जनता या फिर प्रजा चली गई। जैसे कि आप देखिए, उन्होंने सबसे ज़्यादा पावर सुल्तान को दी। ठीक है, सुल्तान से बड़ा उनके राज्य में कोई नहीं था। और उन्होंने 2 पर्शियन कस्टम्स को इंट्रोड्यूस किया, जो कि थी सजदा और पायबॉस। तो जिसका मतलब है सजदा, यानी कि आपको आप राजा के सामने जब भी आएंगे आपको उनके सामने नतमस्तक होना पड़ेगा ज़मीन पे। और दूसरी थी पायबॉस, यानी कि आपको राजा के कदम को चूमना पड़ेगा। लेकिन ये चीज़ें कुछ मुस्लिम्स को मान्य नहीं थी। क्यों मान्य नहीं थी? क्योंकि उनके रिलीजन के हिसाब से कोई भी इंसान सिर्फ खुदा के सामने झुकता है, किसी इंसान के सामने नहीं। तो इसकी वजह से क्या हुआ, थोड़े मसले होने लगे राज्य में। और जो बलबन की जो मृत्यु हुई 1287 CE में हुई। बलबन की मृत्यु के बाद उनके बहुत सारे सक्सेसर्स हुए, यानी कि उनके बहुत सारे वंशज हुए, पर वो काफ़ी कमज़ोर थे और नाकाबिल थे। तो इसलिए जलालुद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया और उसके बाद स्लेव डायनेस्टी का खात्मा करते हुए खिलजी डायनेस्टी की स्थापना की। सो नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट खिलजी डायनेस्टी एंड द टेन्योर फॉर खिलजी डायनेस्टी इज़ 1219 to 1320. So Jalaluddin Khilji was the first ruler of the Khilji dynasty, and he was already very old when he ascended the throne, and there were very internal conflicts. So most of the time he was dealing the internal conflicts itself and not focusing on the rest of the sultanate. But what happens during 1296 CE, he was assassinated, that is he was killed by his own nephew, that is Alauddin Khilji. And now Alauddin Khilji took over the throne. So the tenure for Alauddin Khilji's rule was 1296 to 1316 CE. Alauddin Khilji was the first Turkish ruler who ruled over the India. So he was very brilliant general and administrator. As a result, the Delhi Sultanate expanded in his period. So his first campaign was against Gujarat. Why? Because he was attracted by the tremendous wealth and the maritime trade prosperity there. That's why he attacked Gujarat and conquered it. So Alauddin Khilji then seized Malwa, that is in the west, and Ranthambore, Chittor and Jalore in Rajasthan. So in 1306 CE, what happened that Alauddin invaded Devagiri in the Deccan region. So this campaign was led by his trusted general, whose name is Malik Kafur. So what happened, Malik Kafur easily won over the Devagiri, and as a result he was assigned the charge of southern campaigns, as his armies also went to conquer Warangal and Hoysala kingdom. So the campaign earned Delhi Sultanate a huge booty.
Now what happened? Alauddin did not bring all these territories under his direct control. He found it a way that their rulers considered him to be the supreme, and as a result they paid huge tributes to him in terms of revenues and stuff. So what Alauddin Khilji did was he took the nobility under his control, and how he did it in the form of spy system. And he was against the excessive indulgence, and he banned the use of wine and wine parties against the nobles, and as a result he also stopped drinking. But he died in 1316 CE, and after his death Khilji dynasty was on the verge of extinction, and as a result paved the way to the rise of Tughlaqs. Now let's deal with these topics in Hindi. खिलजी डायनेस्टी का जो टेन्योर था, टाइम पीरियड था, वो था 1290 से 1320 तक, और इसमें दो ही मेन एफिशिएंट रूलर्स आए थे जो थे जलालुद्दीन खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी। तो जलालुद्दीन खिलजी ने रूल किया 6 साल तक, 1290 से 1296 तक। ठीक है, अब ये क्या हुआ कि वो ऑलरेडी बहुत बूढ़े थे जिस वक्त उनके हाथ में दिल्ली का तख्त आया, और उनका ज़्यादातर वक्त है ना अंदरूनी मामले सुलझाने में जाता था, क्योंकि उनके ख़ानदान में ही उनके बहुत सारे दुश्मन थे। तो इसलिए क्या हुआ कि उनको उनके ही नेफ्यू अलाउद्दीन खिलजी ने मार दिया, गला काट कर मार दिया, और उसके बाद दिल्ली का तख्त हासिल किया। अब अलाउद्दीन खिलजी का जो टेन्योर था वो था 1296 से 1316 CE तक। तो अलाउद्दीन खिलजी पहले तुर्क सुल्तान थे जिन्होंने इंडिया के ऊपर राज किया। वो बहुत ही ब्रिलियंट वॉरियर थे, यानी कि तलवारबाज थे, जनरल थे, आर्मीज़ को कंट्रोल कर सकते थे, और श्रूड एडमिनिस्ट्रेटर थे, यानी कि बहुत ही शार्प और सब कुछ अपने कंट्रोल में रखने वाले एडमिनिस्ट्रेटर थे। तो उनके अंडर में क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन हुआ दिल्ली सल्तनत का। ठीक है, उन्होंने कैंपेन लॉन्च किया जहाँ पे वो गुजरात के ख़िलाफ़ लड़ाई के लिए गए। तो गुजरात के ख़िलाफ़ ही क्यों गए थे? क्योंकि गुजरात में बहुत ज़्यादा वेल्थ थी, और वहाँ का जो ट्रेड था, मैरीटाइम ट्रेड बोलते थे उसको, तो वो जो ट्रेड था ना उन्होंने बहुत अट्रैक्ट किया, क्योंकि ट्रेड से बहुत ज़्यादा पैसे आते थे। तो इसलिए उन्होंने गुजरात को टारगेट किया। तो उन्होंने गुजरात पे फ़तह हासिल की, और उसके बाद उन्होंने क्या किया कि मालवा है, वेस्ट में एक मालवा राज्य था, उसको सीज़ किया, यानी कि उसको कैप्चर किया। उसके बाद रणथंभौर, चित्तौड़ और जलोर, जो कि राजस्थान के काफ़ी फेमस राज्य थे, उन सब पे फ़तह हासिल की। उसके बाद क्या हुआ कि 1306 में अलाउद्दीन ने डिसाइड किया कि हम देवगिरी, जो कि दक्कन रीजन में स्थापित है, उसको हम लूटेंगे। तो उन्होंने ये कैंपेन स्टार्ट किया, और इन्होंने अपने ट्रस्टेड जनरल, जिनका नाम था मालिक कफूर, ट्रस्टेड मतलब बहुत ही विश्वसनीय जनरल थे, मालिक कफूर या मलिक कफूर, उनके हाथों में ये सौंप दिया कि आप जाइए और जाकर उसको लूट के लाइए। तो देवगिरी पे फ़तह प्राप्त करनी ना बहुत आसान थी, और उन्होंने हासिल की। तो खुश होकर क्या किया अलाउद्दीन खिलजी ने, पूरा सदर्न कैंपेन उन्हीं के हाथ में दे दिया कि अब सदर्न कैंपेन जितने भी अटैक्स लॉन्च करने हैं आप लॉन्च करें। फिर उसके बाद ये होता है कि मलिक कफूर के अंडर में वरंगल और होयसला किंगडम में बहुत ज़्यादा फेमस किंगडम थे उस वक्त के, उन्होंने उसके ऊपर भी फ़तह हासिल की। फिर दिल्ली, और जैसे ही इन्होंने होयसला किंगडम के ऊपर फ़तह हासिल की, दिल्ली सल्तनत का सब जगह बहुत नाम हो गया, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात थी। उसके बाद क्या हुआ कि अलाउद्दीन खिलजी ने सारी चीज़ों को डायरेक्टली कंट्रोल में नहीं लिया। उन्होंने क्या किया, सारे जिन 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 जगहों को उन्होंने जीता था ना, उनके राजाओं को बोला आप शासन करिए, लेकिन आपको अपना राजा मुझे मानना होगा। तो सभी ने क्या किया, उस ऑफ़र को एक्सेप्ट किया, और उन्होंने अपने से जो बड़ा राजा माना अलाउद्दीन खिलजी को माना, और उन्होंने अपनी ट्रिब्यूट यानी कि रेवेन्यू पैसे से बहुत सारी चीज़ें ऑफ। और इसी तरह से अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया कि जो नोबिलिटी थी, जो उनके राज दरबारी थे, उनके ऊपर बहुत ही तेज़ नज़र रखी। किस तरह से रखी? उन्होंने बहुत सारे स्पाई, जासूस उनके पीछे लगा दिए, क्योंकि उनको ज़्यादा इंटेलिजेंस, किसी के भी मामले में ज़्यादा हस्तक्षेप करने की आदत नहीं थी, लेकिन उनको सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए थी। तो उन्होंने स्पाइस लगा दिए, जासूस लगा दिए। उन्होंने वाइन, शराब का प्रयोग निषेध कर दिया, ना वो खुद पीते थे, ना वो किसी को पीने देते थे। और जैसे ही उनकी डेथ, उसके साथ ही खिलजी डायनेस्टी का अंत शुरू होने लगा, और उस खिलजी डायनेस्टी के अंत के साथ ही तुगलक डायनेस्टी की शुरुआत हुई। तो एक केस स्टडी दी गई है तुगलक डायनेस्टी के ऊपर, सो वी विल गोइंग टू डील विद दिस।
The Tughlaq dynasty lasted for around 100 years, and the most famous rulers of Tughlaq dynasty were Muhammad bin Tughlaq and Firoz Shah Tughlaq. So the Tughlaq dynasty started with Ghiyasuddin Tughlaq, and he ruled from 1320 CE to 1324 CE, that is for 4 years only. So he was the first ruler, and he was very efficient military commander, and he suppressed all the rebellions, and he expanded the sultanate. So as a result, he was succeeded by Jona Khan, and Jona Khan was later known as the Muhammad bin Tughlaq. So the tenure of the Muhammad bin Tughlaq was 1325 to 1351 CE, and the Moroccan traveler, that is Ibn Battuta, has provided a lot of information about his reign in his books, and he said that there were very plans and ideas that were of Sultan, right, that were of Sultan himself, but since the common people was unable to understand it, that's why the plans failed. And what were these plans? First was taxation in the Doab. So Doab is a region under his territory, so Sultan decided to raise the tax in order to collect more revenue, and at that time Doab was under the grip of famine, so this disappointed the peasants, and due to this the Sultan had to take his orders back. Second one is transfer of capital. So Muhammad bin Tughlaq decided to shift his capital from Delhi to Devgiri. Why so? Because he thought that the Devgiri, and which he renamed as Daulatabad, the Daulatabad lies in the center of his empire, and as a result it would be easier for him to regulate all the other reigns. Now what happened, one of the reason was this, and the second reason is that he felt that Delhi had a constant threat of Mongols, and Daulatabad would be a bit safer from the Mongol attacks, but he was forced to return to Delhi because it was getting too difficult for him to rule Delhi while sitting in the Daulatabad. Next is introduction of a token currency. In 1329, Muhammad bin Tughlaq thought of introducing the copper coins instead of the silver coins. So what he did it, but what people did, people started forging it, or people started making the copy of the copper coins. As a result, the token system was abolished. To secure the northern frontiers of the Sultanate, Muhammad bin Tughlaq set up the army for the Kangra region, and this Kangra region is the modern Himachal Pradesh. So what he did, he won that region, but the army proceeded towards Tibet. Now during this expedition they suffered heavy loss of lives, so this was a major drawback of his actions. After the death of Muhammad bin Tughlaq, the reign was handed over to Firoz Shah Tughlaq, and Firoz Shah Tughlaq was Muhammad bin Tughlaq's cousin. So he ruled according to the Islamic ways, and he granted the free land to the ulemas, that is to the people of his territory, and the area or the region territory was very peaceful at his time, and he built many canals, tanks, wells, hospitals and rest houses, and he also founded various cities like Jaunpur, Firozabad, Firozpur and Hisar Firoza. So during the rule of the last major Tughlaq ruler, around in 1398 CE, the Delhi Sultanate was attacked by Timur. So Timur was a Central Asian Turk who has embraced Islam and set up a kingdom in Samarkand, right? So Timur marched towards Delhi, and the army had very little resistance, and so army got defeated very easily. He entered Delhi and he destroyed the city, and he left the city in ruins. He ransacked Meerut and Jammu, but the Tughlaq dynasty could never have recovered from his blow, and that was the very famous incident of the Tughlaq dynasty, that is the invasion of the Timur. Now let's get all these टॉपिक्स इन हिंदी. तुगलक डायनेस्टी का जो टाइम पीरियड था तकरीबन 100 साल था, 1320 से लेके 1414 तक. जो दो फेमस रूलर्स थे, सुल्तान्स थे तुगलक डायनेस्टी के, वो थे मोहम्मद बिन तुगलक और फ़िरोज़ शाह तुगलक. तो तुगलक डायनेस्टी के जो पहले रूलर थे उनका नाम था गियासुद्दीन तुगलक. इन्होंने सिर्फ 4 साल रूल किया, 1320 CE से 1324 CE तक. ये बहुत ही एफिशिएंट यानी कि बहुत ही काबिल कमांडर थे, बहुत अच्छे से आर्मी और मिलिट्री को संभालते थे, और उन्होंने बहुत सारे रिबेलियंस को सप्रेस कर दिया था. सप्रेस यानी कि शांत कर दिया था, और सल्तनत को वापस रिस्टोर कर लिया था. और इनको जो सक्सेसर थे यानी कि इनके बाद जिनके हाथ में सत्ता आई थी, सल्तनत आई थी, वो थे जौना खान, और उन्हीं को मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से आज जाना जाता है. मोहम्मद बिन तुगलक ने
तकरीबन 25 से 26 साल तक रूल किया, 1325 से लेकर 1351 CE तक। तो मोहम्मद बिन तुगलक बहुत ही पावरफुल थे, बहुत ही स्ट्रॉन्ग थे। और मोरक्कन ट्रैवलर जो थे जिनका नाम था इब्न बतूता, उन्होंने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है इनके शासन के बारे में। तो उन्होंने ये रेफरेंस दिया है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने बहुत सारे आइडियाज़ और प्लान्स बनाए, लेकिन कॉमन पीपल की समझ से वो बाहर थे, तो इसलिए उनको सारे आइडियाज़ फेल होते चले गए। तो उनमें से कुछ आइडियाज़ थे जैसे कि टैक्सेशन इन दोआब। तो दोआब क्या था? दोआब एक रीजन था, एक एरिया था उनके सल्तनत के अंदर ही। तो उन्होंने क्या किया, उस जगह का टैक्स बढ़ा दिया। अब टैक्स बढ़ाने की वजह थी ताकि शाही ख़जाना इकट्ठा हो, रेवेन्यू ज़्यादा हो। लेकिन दोआब के लोग फेमाइन से ग्रस्त थे, यानी कि भूखमरी फैली हुई थी वहाँ पे। अब भूखमरी की एरिया में भूख से लोग मर रहे हैं, तो वो टैक्स कहाँ से देंगे? तो इसलिए उन्होंने अपना डिसकंटेंट जताया। वहाँ के जो कॉमन पीपल थे उन्होंने कहा हम नहीं दे सकते और हम रिबेल करें, क्योंकि हमारे पास है ही नहीं, हम कहाँ से दें। तो इसलिए किंग को अपने ऑर्डर्स वापस लेने पड़े। दूसरा डिसीजन था उनका कैपिटल को ट्रांसफ़र करने का। दिल्ली सल्तनत के जितने भी रूलर्स थे अभी तक, तो उन सभी ने अपनी कैपिटल बनाई थी दिल्ली। लेकिन उन्होंने क्या किया, दिल्ली से देवगिरी की तरफ अपनी कैपिटल शिफ्ट कर दी और उसको नया नाम दे दिया, देवगिरी को नया नाम दिया दौलताबाद। उनका जो ये करने का रीज़न था, पहला रीज़न तो ये था कि दौलताबाद सेंटर में था, तो सेंटर में अगर है तो वो उन्हें लगता था कि वो सारे एरियाज़ को अच्छे से रूल और एडमिनिस्टर कर पाएंगे। दूसरा रीज़न था कि जो दिल्ली पर है ना लगातार मंगोल का ख़तरा रहता था, तो उनको लगा कि दौलताबाद सेफ़ है। लेकिन उनको फोर्स हुआ, मतलब उनको फोर्सफुली दौलताबाद छोड़ना पड़ा। क्यों ऐसा उन्होंने किया? क्योंकि दौलताबाद में बैठकर दिल्ली पर शासन करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो रहा था, तो इसलिए उनको वापस से देवगिरी और दौलताबाद से अपनी कैपिटल को दिल्ली में शिफ्ट करना पड़ा। तीसरा था इंट्रोडक्शन टू टोकन करेंसी। मोहम्मद बिन तुगलक से पहले है ना सिल्वर कॉइन्स चलते थे, मोहम्मद बिन तुगलक ने कॉपर कॉइन्स इंट्रोड्यूस किए। अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये हुई कि कॉपर कॉइन्स पर उनकी कोई ख़ास स्पेसिफिक मोहर नहीं थी, तो लोगों के घर में कॉपर तो था ही, तो लोगों ने है ना उन कॉइन्स के नकली कॉइन्स बनाने शुरू किए और मार्केट में उनको इंस्टॉल कर दिया, यानी कि उनको लगा दिया मार्केट में। तो जिसकी वजह से उनकी ये जो टोकन करेंसी इंट्रोडक्शन की जो पॉलिसी थी वो बहुत ही बुरी तरह से फेल हो गई और फिर उनको ये टोकन करेंसी सिस्टम छोड़ना पड़ा। चौथा था उनका कराची एक्सपीडिशन। तो कराची एक्सपीडिशन में क्या था कि अपने सल्तनत के नॉर्दर्न फ्रंटियर्स को सिक्योर करने के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने एक आर्मी को भेजा कांगड़ा रीजन में, जो कि अब मॉडर्न हिमाचल प्रदेश है। आर्मी ने उस रीजन को तो जीत लिया, उसके बाद उनके मोहम्मद बिन तुगलक के ऑर्डर्स की वजह से आर्मी ने कहाँ पे की, तिब्बत की तरफ चढ़ाई शुरू की। लेकिन वहाँ के क्लाइमेट की वजह से आर्मी के बहुत सारे लोग मर गए और आर्मी ने बहुत ज़्यादा लॉसेस उठाए। तो ये चार कुछ ऐसे रीज़न्स थे कि इनकी वजह से दिल्ली सल्तनत को बहुत सारे नुकसान उठाने पड़े। अब मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के बाद उनका जो राज्य था वो किसके हाथों में आया? फ़िरोज़ शाह तुगलक के हाथों में आया, जिन्होंने 1351 से 1388 तक रूल किया। तो फ़िरोज़ शाह तुगलक जो थे ना वो मोहम्मद बिन तुगलक के कज़न थे। अब कज़न होने की वजह से उनके हाथ में ये शासन आया, तो उन्होंने ना इस्लामिक लॉज़ के ऊपर इस शासन को रूल किया। तो उन्होंने क्या किया, उलेमा यानी कि जितने लोग थे उनके राज्य के, जो गरीब थे उनको लैंड फ्री में दे दी, ज़्यादा टैक्स नहीं किया। पर इन सब चीज़ों की वजह से, क्योंकि उन्होंने इस्लामिक लॉज़ के बेसिस पे रूल किया था, तो वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गए। पावरफुल होते चले गए। उन्होंने बहुत सारे कैनाल, टैंक वेल्स, हॉस्पिटल, रेस्ट हाउसेस बनवाए। फिर उसके बाद उन्होंने बहुत सारे सिटीज़ को ढूंढा, यानी कि सिटीज़ की खोज की, स्थापना की, जैसे कि जौनपुर, फ़िरोज़ाबाद और फ़िरोज़पुर और हिसार फ़िरोज़ा। तो इसकी वजह से ये काफ़ी फेमस हुए उस दौर में। मोहम्मद तुगलक के टाइम पे 1398 CE में दिल्ली सल्तनत को बहुत बड़ा झटका उठाना पड़ा। किस चीज़ में? क्योंकि तैमूर ने आके दिल्ली सल्तनत को लूटा। तैमूर जो थे ना वो सेंट्रल एशिया के एक तुर्क थे, यानी कि टर्किश रूलर थे, और है ना उन्होंने इस्लाम को भूला था और उसके बाद उन्होंने एक किंगडम बनाया था जिसको स्मारकंद के नाम से जानते थे। तो तैमूर ने ना दिल्ली की तरफ मार्च की, और दिल्ली की तरफ मार्च करने के बाद है ना उनको रेजिस्टेंस नहीं मिला, क्योंकि आर्मी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी नहीं, तो आर्मी को आसानी से डिफीट किया, दिल्ली के अंदर एंटर किया, दिल्ली का जितना भी माल था उसको लूटा और उसके सिटीज़ को खंडर में बदल दिया। इतना ज़्यादा रेकलेसली उन्होंने मारना और तोड़ फोड़ की। अब क्या हुआ, यहीं तक वो नहीं रुके।
जो मेरठ और जम्मू के जो रीजन्स थे ना, उन्होंने उधर भी मारपीट और लूटना शुरू किया और बुरी तरह से सारे घरों को तोड़ दिया, सारी इमारतों को तोड़ दिया और बहुत ज़्यादा तबाही मचा दी। और उस तबाही से तुगलक एम्पायर कभी रिकवर ही नहीं खड़ा कर पाया। तो इन्वेजन ऑफ तिमूर इसलिए सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है तुगलक डायनेस्टी का। नाउ after the Tughlaq dynasty, the rule was handed over to the Sayyids and the Lodi dynasty, and the reign ended a little longer than a century, that is from 1414 to 1526. So Sikandar Lodi was very famous ruler of the Lodi dynasty, and he ruled from 1489 to 1517 CE. Under him, the Delhi Sultanate extended from present-day Punjab to Bihar. He was a very capable administrator, and he always encouraged trade and commerce, and he also shifted the capital of the Sultanate from Delhi to the Agra. So after him, the last ruler of the Delhi Sultanate was the Ibrahim Lodi. He ruled from 1517 to 1526 CE. He was described as a very arrogant man, and he treated Afghan nobles with very little respect. As a result, Afghan nobles revolted, and the Afghan nobles invited Babur, and Babur took the advantage of the situation. He invaded India, and he killed Ibrahim Lodi in the first battle of Panipat that took place in 1526 CE. The Afghan nobles thought that Babur would go back and hand them the empire, but they were disappointed as Babur stayed and founded the Mughal rule in Delhi. Before proceeding further, we would take this topic in Hindi. तो तुगलक डायनेस्टी के बाद सैयद और लोधी डायनेस्टी की शुरुआत हुई, जिन्होंने 100 साल से थोड़ा सा ज़्यादा रूल किया, जो कि 1414 से 1526 तक रूल किया। ठीक है। अब जो तुगलक्स के बाद जो रूलर थे लोधीज़ के, जो काफ़ी फेमस रूलर थे, उनका नाम था सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी ने रूल किया 1489 से 1517 CE तक। वो काफ़ी कैपेबल यानी कि काफ़ी काबिल और काफ़ी अच्छे रूलर थे लोधी डायनेस्टी के। उनके अंडर में दिल्ली सल्तनत बहुत फैला, कहाँ से कहाँ तक, आज के पंजाब से बिहार तक दिल्ली सल्तनत फैला। इतना ज़्यादा एक्सटेंशन हुआ दिल्ली सल्तनत का। और उन्होंने है ना ट्रेड और कॉमर्स को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी, यानी कि उन्होंने व्यापार में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी की, और उन्होंने दिल्ली सल्तनत की कैपिटल को दिल्ली से आगरा को शिफ्ट कर दिया। ठीक है। उसके बाद जो लास्ट सल्तनत रूलर थे वो थे इब्राहिम लोधी, जिन्होंने सिकंदर लोधी के बाद तख्त हासिल किया। 1517 से 1526 CE तक इनका टेन्योर था, और उनको है ना बहुत ही एरोगेंट माना जाता है, बहुत ही घमंडी शासक माना जाता था, जो कि अफ़गान नॉवल्स के यानी कि अफ़गान के जो अमीर लोग थे उनको इज़्ज़त से पेश नहीं आते थे उनके साथ। तो इसकी वजह से क्या हुआ, अफ़गान नॉवल्स ने इकट्ठे हुए और इनके इब्राहिम लोधी के ख़िलाफ़ एक षड्यंत्र रचा कि हम बाबर को इनवाइट कर देते हैं। अब उन्होंने बाबर को इनवाइट तो कर दिया, तो उनके दिमाग में था कि बाबर आएंगे, इनको हराएंगे और एम्पायर अफ़गान नॉवल्स के हाथ में देके खुद चले जाएंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बाबर ने सिचुएशन का फ़ायदा उठाया। वो आए, उन्होंने इब्राहिम लोधी को मारा फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में, जो कि हुआ था 1526 CE में। अब मारने के बाद उन्होंने इंडिया में ही रहे, वो वापस नहीं गए, काबुल वापस नहीं गए, और उन्होंने इंडिया के अंदर ही दिल्ली में मुग़ल रूल स्टार्ट कर दिया। नाउ व्हाट वाज द एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द दिल्ली सल्तनत, वी विल टॉक अबाउट इट। Under the Delhi Sultanate, the society was divided into 4 groups, that is aristocrats, priests, town dwellers and peasants. And in Delhi Sultanate, the rich nobles and the Sultan lived in great luxury. So what happened during 13th century, the nobility was mainly composed of foreign origin, belonged to 2 groups, that is Turkish slave nobles and the non-Turkish foreigners of high birth. So as a result, the Turks were more powerful, and the nobility checked the royal power. So there was not the entire control in the hands of the Sultan. So the royals exercised power. Now some of the systems under Delhi Sultanate were Iqta system. So what is Iqta system? Iqta is a system under which instead of paying salary to an officer in cash, he was granted certain revenue arising from land or the village, and the revenue or the land grant is known as Iqta, and the holders were known as Iqtadars. So under this system, one part of the Iqta was kept as a salary by the personnel, and the other was used to maintain soldiers for the Sultan. The officials were expected to keep detailed records of income and the expenditure. Now revenue.
The Sultan imposed various taxes so that he could increase the revenue resources, and some of them were the khiraj or the land revenue, the jizya tax, the octroi duty, the zakat tax, and other sources of income. The first one is khiraj or land revenue, according to which 1/5 of the total produce was to be given in the form of tax to the king. But some of the rulers like Alauddin Khilji and Muhammad Tughlaq raised this amount from 1/5 to half of the total produce. Now let's deal with this topic in Hindi. जो एडमिनिस्ट्रेशन था दिल्ली सल्तनत के अंदर, किस तरह का एडमिनिस्ट्रेशन था, वो चीज़ हम इसमें बताएंगे। तो शासन प्रबंध के तौर पे जो सोसाइटी थी, यानी कि जो समाज था, उसके 4 टुकड़े किए गए थे। तो 4 जो चीफ ग्रुप्स थे वो थे एरिस्टोक्रेट्स के, प्रीस्ट्स के, टाउन ड्वेलर्स के और पेजेंट्स के। एरिस्टोक्रेट्स होते हैं जो बहुत ही मालदार लोग होते हैं, वो प्रीस्ट पंडित। टाउन ड्वेलर्स जो लोकल लोग घूमते रहते हैं टाउन्स में इधर से उधर। पेजेंट्स होते हैं जो थोड़ा से ट्रेड में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। लेकिन जो सल्तनत सिस्टम था उसके अंदर, यानी कि जो शासन प्रबंध था, वहाँ पे रिच नॉबल्स और सुल्तान को बहुत ज़्यादा लग्जरी ऐशो आराम मिलते थे और बाकियों को टैक्स में दिया जाता था, ठीक है। अब क्या होता है कि 13th सेंचुरी में ऐसा हुआ कि जो नॉबल्स थे, यानी कि जो अमीर लोग थे, वो 2 ग्रुप में बट गए थे। पहले थे तुर्किश स्लेव नॉबल्स, यानी कि जो तुर्क से स्लेव्स लाए गए थे, अमीर स्लेव्स लाए गए थे वो। दूसरे थे नॉन तुर्किश फॉरेनर, जो कि फॉरेनर्स थे लेकिन तुर्क के नहीं थे। तो तुर्किश स्लेव्स को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती थी नॉन तुर्किश फॉरेनर्स से ज़्यादा, ठीक है। अब पूरे सल्तनत पीरियड के टाइम पे ना नॉबिलिटी और क्राउन के बीच में बैलेंस बनाने में ही बहुत सारा वक्त ज़ाया हो जाता था। तो ये था, और नॉबिलिटी को ज़्यादा पावर दी जाती थी सुल्तान से, ठीक है। अब सुल्तान ने क्या किया कि बहुत सारे टैक्स इम्पोज़ कर दिए आम लोगों पे ताकि उसका शाही ख़जाना बढ़ सके। तो उसमें से एक टैक्स था इक्ता सिस्टम। तो इक्ता सिस्टम में क्या होता था कि जो भी ऑफिसर था ना, उसको सैलरी नहीं दी जाती थी। तो जो भी रेवेन्यू से जो लैंड कलेक्ट हुई ना, उसको उसी का पार्ट दे दिया जाता था कि ये लैंड के ओनर आप हो और आपको सैलरी की बजाय ये लैंड दी जाती है। तो जिसको लैंड दी जाती थी वो हो जाता था इक़्तिदार, और लैंड को बोलते थे इक्ता, ठीक है। अब क्या होता था कि उस इक्ता का एक पोर्शन तो इक़्तिदार के पास रहता था सैलरी के तौर पे, और दूसरा पोर्शन किंग के लिए या सुल्तान के लिए आर्मी और सोल्जर्स मेंटेन करने में यूटिलाइज़ किया जाता था। और इन सब चीज़ों का डिटेल रिकॉर्ड रखने के लिए सुल्तान ऑफिसर्स को बोलता था। अब दूसरे थे कि शाही ख़जाने में बढ़ोतरी के लिए बहुत सारे टैक्स इम्पोज़ किए गए थे लोगों पे, जिनमें से एक था खिराज या फिर लैंड रेवेन्यू। इसके हिसाब से कि आपकी जितनी भी प्रोड्यूस है, जितनी भी इनकम है, उसका 1/5 पोर्शन आप राजा को या सुल्तान को दे दोगे। लेकिन कुछ रूलर्स थे जैसे कि अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक, इन्होंने क्या किया था कि उस 1/5 पोर्शन से हाफ़ पोर्शन इंक्रीज़ कर दिया था। यानी कि पहले 1/5 देते थे, अब आधी प्रोड्यूस आपको किंग को देनी होगी। The second type of tax was jizya tax, according to which 10 to 40% of the income of the person of the payer is given to the king in the form of the tax, and it was taken from the non-Muslims, and children, women and friars were exempted from it. Third one is the octroi duty. It includes that for the exchange of goods or the commercial products, and import tax was to be levied, and it ranged between 21/2% to 10%. Next one is the zakat tax. So it was almost negligible tax, and it was supposed to be paid by all the Muslims. And the fourth one is other sources of income. So it was basically that 1/5 of the booty was given to the king, plus gifts and tributes from the subordinate rulers. Now let's take these topics in Hindi. तो जजिया टैक्स क्या होता था? ये एक टैक्स था जो कि सिर्फ नॉन मुस्लिम्स को देना था। इसमें 10 से 40% तक अपनी इनकम राजा को दी जानी थी, ठीक है। तो कौन कितना कमाता है उसके बेसिस पे डिसाइड होता था कि उसको 10% देना है, 20% देना है, 30% देना है या 40% देना है। और इस टैक्स से चिल्ड्रन, बच्चे, औरतें और किसी भी रिलीजियस एक्टिविटी से जुड़ा हुआ इंसान फ्री था, उनको ये नहीं देना पड़ता था। अब नेक्स्ट था ऑक्ट्रॉय ड्यूटी। तो ऑक्ट्रॉय ड्यूटी में क्या था कि किसी भी कमर्शियल गुड को हमारे टेरिटरी में लाने के लिए आपको टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको हम कहते थे ऑक्ट्रॉय ड्यूटी, और वो टैक्स कितना था? 21/2% से लेके 10% तक।
ठीक। थर्ड था ज़कात टैक्स, ये बहुत ही कम टैक्स था जो कि हर मुस्लिम को देना पड़ता था। चौथा था अदर सब सोर्सेज ऑफ इनकम। तो इसमें क्या होता था कि किंग जहाँ भी या रूलर्स जहाँ भी जाके फ़तह हासिल करते थे, वहाँ से वो जो भी लूट के लाते थे जो भी लोग, तो 1/5 जो पार्ट था वो किंग को जाता था। प्लस जो राजा थे, जैसे कि अब मैंने आपको बताया था ना कि अलाउद्दीन खिलजी के रेन में ऐसा था कि राजा अलाउद्दीन खिलजी को सुप्रीम पावर मानते थे और उनको गिफ्ट्स और ट्रिब्यूट्स देते थे, तो वो अदर सोर्सेज ऑफ इनकम में ही आता था। डन। तो सबऑर्डिनेट रूलर से जो भी कुछ मिलता था उसको हम अदर सोर्सेज ऑफ इनकम में रखते थे। सो वी हैव कंप्लीटेड योर दिस चैप्टर। Stay safe, stay indoors. We'll be getting your assignment at 5 p.m. today only. Stay safe, take care. Good luck.